आपने कभी सोचा है कि जिस दिन आप एक कंपनी के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे इंडिस्पेंसिबल हो जाते हो, अचानक उसी दिन आप उनके लिए सबसे बड़ा बोझ कैसे बन जाते हो? ये अजीब है ना कि आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी सबसे बड़ी काबिलियत ही आपको बाहर का रास्ता दिखाने की वजह बन जाती है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उस सवाल का जीता जागता सांस लेता हुआ सबूत हूँ। मैं वो कहानी हूँ जो कॉरपोरेट कॉरिडोर्स में दबी हुई आवाज़ों में सुनाई जाती है, एक कॉशनरी टेल की तरह। वो कहानी जिसमें लॉयल्टी, डेडिकेशन और हार्डवर्क का इनाम एक गुलाबी स्लिप होता है, एक टर्मिनेशन लेटर। मेरा नाम अमन है और ये मेरी कहानी है। ये उस वक्त की बात है जब स्टार्टअप कल्चर एक नया नया नशा था। हर तरफ एक ही धुन थी, अपना कुछ शुरू करना है, दुनिया बदल देनी है। मैं भी उन्हीं सपनों को आंखों में लिए घूम रहा था। एक छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला, हाथों में डिग्री थी और दिल में आग। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो सिर्फ पैसों के लिए ना हो बल्कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करे। और तभी मेरी मुलाकात रजत से हुई। रजत, वो नाम जो एक समय में मेरे लिए इंस्पिरेशन, दोस्ती और विश्वास का दूसरा नाम था। उसके पास एक आइडिया था, एक विजन था, एक ऐसी टेक कंपनी बनाने का जो स्मॉल बिजनेसेस को आगे बढ़ने में मदद करेगी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जुनून था जो आग की तरह फैलता था। हम एक छोटे से कॉफ़ी शॉप में मिले थे। घंटों तक हमने बातें की। उसने मुझे अपना प्लान समझाया। वो ऐसी दुनिया इमेजिन कर रहा था जहां एक छोटा दुकानदार भी टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े बड़े जाइंट से कम्पीट कर सकता है। मैं उसके विजन से इतना ज़्यादा कन्विंस हो गया कि मैंने एक बड़ी एमएनसी का ऑफर ठुकरा कर रजत के साथ उसके 2 BHK अपार्टमेंट से काम शुरू करने का फैसला किया। वो अपार्टमेंट ही हमारा ऑफिस था। एक कमरे में हमने 2 डेस्क लगाए थे और दूसरा कमरा रजत का बेडरूम था। वही हमारी मीटिंग रूम थी, हमारा कैफेटेरिया था, हमारी लैब थी। सैलरी नाम मात्र की, बस इतनी कि मैं अपना किराया दे सकूं और 2 वक्त की रोटी खा सकूं। लेकिन उस वक्त पैसों की परवाह किसे थी? हम एक मिशन पर थे, हम इतिहास रचने वाले थे। शुरू के दिन बेहद मुश्किल थे। हम दिन में 16-18 घंटे काम करते, रातों को कोड लिखते, दिन में पोटेंशियल क्लाइंट्स को कॉल्स करते। कई बार तो हम डेस्क पर ही सो जाते थे। रजत बिजनेस डेवलपमेंट और फंडिंग देखता था और मैं था उस कंपनी का दिल और दिमाग, पूरा टेक बैकबोन। मैं अकेले ही प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा था, कोड कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। हमारी कंपनी का नाम था व्यापार लिंक। एक सिंपल सा नाम, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मकसद था। हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया था जो किराना स्टोर्स को उनकी इन्वेंट्री मैनेज करने में हेल्प करता था। रिस्पॉन्स ठीक ठाक था, लेकिन इतना नहीं कि हम कंपनी को स्केल कर सकें। हम ब्रेक इवन पर आने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। 1 साल बीत गया। हमारा इनिशियल सीड फंडिंग खत्म हो रहा था। रजत के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी थी। इन्वेस्टर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कई रातें ऐसी गुजरी जब हम बालकनी में खड़े होकर चाय पीते हुए बस आसमान को देखते रहते थे। एक रात रजत ने मुझसे कहा, अमन, अगर अगले 6 महीनों में कुछ बड़ा नहीं हुआ तो शायद हमें ये सब बंद करना पड़ेगा। उसकी आवाज़ में एक हार थी, एक ऐसी हार जो मैंने पहली बार देखी थी। उस रात में सो नहीं पाया। मैं उस इंसान को हारते हुए नहीं देख सकता था जिसके विजन पर मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था। मैंने अपने डेस्क पर बैठकर हमारे प्रोडक्ट को, हमारे अप्रोच को, हर चीज़ को दोबारा एनालाइज करना शुरू किया। कहाँ गलती हो रही थी? हमारा प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन शायद वो मार्केट की असली ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। हम प्रॉब्लम का एक हिस्सा सॉल्व कर रहे थे, पूरी प्रॉब्लम नहीं। और तभी सुबह के 4 बजे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल सकता था, एक यूरेका मोमेंट। मैंने सोचा, क्यों ना हम सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट तक सीमित रहें? क्यों ना हम एक पूरा इकोसिस्टम बनाएं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ इन्वेंट्री मैनेज करे बल्कि सप्लायर्स को रिटेलर से जोड़े, पेमेंट्स को सीमलेस बनाए और सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर डेटा को एनालाइज करके उन्हें बिजनेस इंसाइट्स दे। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये पूरा एक बिजनेस मॉडल था। मैंने इसका नाम रखा प्रोजेक्ट नेक्सस। अगली सुबह जब मैंने ये आइडिया रजत को बताया, उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। वो उछल पड़ा, अमन, दिस इज इट, दिस इज द गेम चेंजर। उसने मुझे गले लगा लिया। उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम अपना पूरा फोकस, पूरा रिसोर्स प्रोजेक्ट नेक्सस पे लगा देंगे। अगले 6 महीने मेरी जिंदगी के सबसे इंटेंस फेज थे। मैं दुनिया से कट ऑफ हो गया था, ना कोई सोशल लाइफ, ना कोई वीकेंड, बस मैं, मेरा कंप्यूटर और एक जुनून। मैं सुबह 8 बजे डेस्क पर बैठता और अगले दिन सुबह 4 या 5 बजे उठता। कई बार तो रजत ज़बरदस्ती मुझे सोने भेजता था। उस दौरान उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो मेरे लिए खाना ले आता, कॉफ़ी बनाता और बस मेरे पास बैठा रहता, ये कहने के लिए कि तू अकेला नहीं है, मैं यहीं हूँ। हम एक टीम थे, एक बैंड ऑफ ब्रदर्स जो दुनिया जीतने निकले थे। मैंने नेक्सस को ज़मीन से खड़ा किया। हर एक लाइन ऑफ कोड, हर एक फीचर, हर एक डिज़ाइन एलिमेंट मेरा था। ये मेरा बच्चा था।
मैंने इसमें अपनी आत्मा डाल दी थी। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद नेक्सस का पहला वर्जन तैयार था। हमने इसे अपने कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ पायलट किया और रिस्पॉन्स माइंड ब्लोइंग था। जिन क्लाइंट्स को हमारा पुराना सॉफ्टवेयर ठीक ठाक लगता था, वो नेक्सस के दीवाने हो गए। वर्ड ऑफ माउथ से बात ऐसी फैली कि हमारे पास इनबाउंड क्वेरीज आने लगी। अब हमें फंडिंग की ज़रूरत थी। रजत ने नेक्सस का डेमो बनाया और इन्वेस्टर्स के पास गया। इस बार चीज़ें अलग थी। इन्वेस्टर्स जो पहले हमें मिलने का टाइम नहीं देते थे, अब हमारे पीछे थे। हमने एक अच्छी खासी सीरीज ए फंडिंग रेज की। उस दिन हमने पहली बार एक प्रॉपर ऑफिस किराए पर लिया, एक छोटा सा 20 सीटर ऑफिस। हमने अपनी पहले टीम हायर की, 5 इंजीनियर्स मेरे अंडर काम करने के लिए। मैंने उन्हें ट्रेन किया, उन्हें नेक्सस का आर्किटेक्चर समझाया। रजत अब सीईओ था और मैं ऑफिशियली चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ। कंपनी अब रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रही थी। अगले 2 सालों में व्यापार लिंक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारा क्लाइंट बेस 100 से 1000 और फिर 10,000 तक पहुंच गया। हमारी कंपनी का 90% रेवेन्यू नेक्सस से आ रहा था, लेकिन ऑफिशियली हम कहते थे कि व्यापार लिंक का कोर प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। नेक्सस को हमने एक प्रीमियम एंटरप्राइज लेवल ऑफरिंग की तरह पोजीशन किया था। जो बड़े क्लाइंट्स थे जो हमें मोटा पैसा दे रहे थे, वो सब नेक्सस यूज़ कर रहे थे। मैंने एक पूरी टेक टीम खड़ी कर दी थी। मैं अब कोडिंग नहीं करता था, लेकिन हर एक टेक्निकल डिसीजन, हर एक प्रोडक्ट रोड मैप मेरी नज़र से होकर गुजरता था। नेक्सस मेरी रगों में दौड़ता था, मैं उसके हर हिस्से को जानता था। हमारी कंपनी की वैल्यूएशन आसमान छू रही थी। एक छोटा सा 2 BHK से शुरू हुआ सफ़र अब एक 500 एम्प्लॉय कंपनी बन चुका था, जिसका ऑफिस एक पूरे फ्लोर पर फैला हुआ था। रजत अब बिजनेस मैगजीन्स के कवर पर आने लगा था। वो विजनरी एंटरप्रेन्योर बन चुका था। और मैं पर्दे के पीछे का वो कलाकार जिसे शायद कुछ लोग जानते थे, लेकिन जिसका काम सबके सामने था। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अपने काम में खुश था। रजत अब भी मेरा दोस्त था। हम अब भी कभी कभी रात को उसी पुरानी बालकनी में चाय पीने जाते थे जो हमने शुरू में किराए पर ली थी। हम पुराने दिनों को याद करके हंसते थे। रजत हमेशा कहता था, अमन तू नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ये कंपनी तेरी है भाई। ये सुनकर मुझे सुकून मिलता था। एक दिन हमारी कंपनी की एक बड़ी टाउन हॉल मीटिंग थी। हमने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। हमने एक्सपेक्टेशन से डबल ग्रो किया था। पूरी कंपनी जश्न मना रही थी। रजत स्टेज पर गया। उसने एक इंस्पायरिंग स्पीच दी। उसने सबकी मेहनत को सराहा और फिर उसने कहा, मैं आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। पिछले साल हमारी कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 60% एक ही प्रोडक्ट, एक ही आइडिया से आया है, और वो आइडिया है प्रोजेक्ट नेक्सस। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं फ्रंट रो में बैठा था। मेरे चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। फिर रजत ने जो कहा उसे सुनकर मैं थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। उसने कहा, नेक्सस हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब मैंने और मेरी फाउंडिंग टीम ने इसके बारे में सोचा था तो हमें पता था कि एक रेवोल्यूशन लाएगा। मेरी फाउंडिंग टीम? ये अजीब था। नेक्सस का आइडिया मेरा था, डिज़ाइन मेरा था, आर्किटेक्चर मेरा था। रजत ने उसमें विश्वास दिखाया था, सपोर्ट किया था, लेकिन आइडिया मेरा था। मैं इससे पहले कि इस बारे में कुछ सोचता, रजत ने मेरा नाम लिया, और इस विजन को रियलिटी बनाने में हमारे अमेजिंग टीसीओ अमन का बहुत बड़ा हाथ है। हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। मैंने मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा किया, लेकिन मेरे दिमाग में मेरी फाउंडिंग टीम वाली बात अटक गई थी। मैंने सोचा शायद उसने फ्लो में बोल दिया होगा। इतने बड़े क्राउड के सामने बोलना आसान नहीं होता। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, बहुत सटल तरीके से। पहले रजत ने एक नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हायर किया, अंकित एक टॉप 20 स्कूल से MBA था और उसने बड़ी बड़ी MNCs में काम किया था। वो बेहद पॉलिश्ड, स्मूथ टॉकर और रूथलेस था। उसके आने के बाद कंपनी का कल्चर बदलने लगा। जो कंपनी फैमिली जैसी थी, वो अब एक कोल्ड कॉर्पोरेट मशीन बनने लगी। हर चीज़ अब नंबर्स, डेटा और बॉटम लाइन के हिसाब से तौली जाने लगी। मुझे इससे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अंकित ने प्रोजेक्ट नेक्सस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसकी मीटिंग्स प्रोडक्ट रोड मैप पर होने लगी, और अजीब बात यह थी कि उन मीटिंग्स में मुझे बुलाया नहीं जाता था। मुझे बाद में मिनट्स ऑफ द मीटिंग ईमेल कर दिए जाते थे। जब मैंने इस बारे में रजत से बात की तो उसने कहा, अमन तू टेक पर फोकस कर, अंकित बिजनेस साइड देख रहा है। हम दोनों को अलग अलग काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स डिवाइड एंड कॉन्कर। उसकी बात अजीब लगी, लेकिन आखिरकार वो CEO था। मैंने उसकी बात मान ली। फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। समीर, वो हमारी टीम में एक सीनियर इंजीनियर था। अच्छा लड़का था, मेहनती था, लेकिन थोड़ा ओवर एम्बिशियस था।
मैंने देखा कि समीर अंकित के साथ काफ़ी घुलने मिलने लगा है। वो दोनों लंच पर साथ जाते, कॉफ़ी पर साथ जाते, और फिर समीर ने मुझे बाईपास करके सीधे अंकित को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो नेक्सस के नए फीचर्स के आइडियाज़ डायरेक्ट अंकित को पिच करता। अंकित उन आइडियाज़ को रजत के सामने ऐसे प्रेजेंट करता जैसे वो उसके अपने हों, और रजत बिना मुझसे कंसल्ट किए उन्हें अप्रूव कर देता। अब मैं अपने ही प्रोडक्ट में एक आउटसाइडर बनता जा रहा था। प्रोडक्ट के वो डिसीजंस जो हमेशा मैं लेता था, अब कहीं और लिए जा रहे थे। जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे कहा गया कि मैं टेरिटोरियल हो रहा हूँ। मुझे कहा गया कि मैं चेंज को रेजिस्ट कर रहा हूँ। मुझे याद है एक मीटिंग में अंकित ने सबके सामने कहा, अमन, वी रिस्पेक्ट योर कॉन्ट्रीब्यूशन, यू बिल्ड द फाउंडेशन, बट नाउ वी नीड टू बिल्ड अ स्काई स्क्रेपर ऑन इट, और उसके लिए हमें नए आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत है। ये एक सीधा थप्पड़ था। नए आर्किटेक्ट्स? मैं जिसने नेक्सस को बनाया था अब पुराना हो गया था। रजत वहां बैठा था चुपचाप। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी अंकित के शब्दों से ज्यादा चुभैली थी। उस दिन मीटिंग के बाद मैं रजत के कैबिन में गया। मैंने उससे साफ साफ पूछा, क्या हो रहा है रजत? हम तो ऐसे नहीं थे। ये कंपनी हमने साथ में बनाई थी। क्या हो रहा है रजत? हम तो ऐसे नहीं थे। ये कंपनी हमने साथ में बनाई थी। उसने मेरी आंखों में देखने से परहेज किया। उसने अपनी कुर्सी पर घूमते हुए कहा, अमन देख, कंपनी बड़ी हो गई है। अब पर्सनल फीलिंग से नहीं, प्रोफेशनलिज्म से काम चलता है। हम इन्वेस्टर्स को आंसरेबल हैं। हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। टफ डिसीजंस? अपने को फाउंडर को उसके अपने प्रोजेक्ट से साइडलाइन करना टफ डिसीजन है? मैंने पूछा। मेरी आवाज में गुस्सा था। को फाउंडर? अमन प्लीज, तुम एक अर्ली एम्प्लॉय थे, बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय, लेकिन को फाउंडर वो एक लीगल टर्म है। उस दिन उसके कैबिन में मुझे एहसास हुआ कि वो दोस्ती, वो बैंड ऑफ ब्रदर्स वाली बात, सब एक झूठ था, एक धोखा था। रजत के लिए मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय था, एक रिसोर्स, जिसे उसने तब तक यूज किया जब तक उसकी जरूरत थी। अब जब कंपनी बड़ी हो गई थी, जब उसे पॉलिश्ड एमबीए टाइप्स लोगों की जरूरत थी, तो मेरी वैल्यू कम हो गई थी। मैं अब उसके लिए एक लायबिलिटी था, एक ऐसा इंसान जो पुराने दिनों की याद दिलाता था, जो इमोशनल था। चीजें बद से बदतर होती गईं। मेरी टीम के लोग जिन्हें मैंने हायर किया था, जिन्हें मैंने मेंटर किया था, अब मुझे अवॉइड करने लगे थे। उन्हें शायद ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थे। मुझसे काम से रिलेटेड बातें भी ईमेल पर होने लगी, जबकि हम एक ही फ्लोर पर बैठते थे। मुझे अनजान कर दिया गया। एक ऐसी कैद में डाल दिया गया था जहां दीवारें नहीं थी, लेकिन घुटन थी। मैं रोज ऑफिस जाता, अपने कैबिन में बैठता और कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। मेरा काम मुझसे छीन लिया गया था। ये सबसे बड़ी मेंटल टॉर्चर थी। रोज सुबह उठकर उस जगह जाना जहां आप जानते हो कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, जहां लोग आपसे नजर चुराना चाहते हैं। मैं डिप्रेशन में जाने लगा। मेरी हेल्थ खराब होने लगी, लेकिन मैं रिजाइन नहीं करना चाहता था। क्यों? शायद ईगो, शायद इसलिए कि मैं उन्हें जीतने नहीं देना चाहता था, शायद इसलिए कि मेरे अंदर अब भी एक छोटा सा हिस्सा उम्मीद कर रहा था कि रजत आएगा और कहेगा, चल अमन, बहुत हुआ मजाक, लेट्स गेट बैक टू वर्क। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। उसके बजाय एक दूसरा दिन आया, एक फ्राइडे की शाम। मैं बस भर निकलने ही वाला था कि मुझे एचआर से ईमेल आया, अर्जेंट मीटिंग। मैं समझ गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं एचआर के रूम की तरफ चला। रास्ते में मुझे रजत का कैबिन दिखा। दरवाजा बंद था, अंदर लाइट्स ऑन थी। एचआर रूम में हेड ऑफ एचआर प्रिया बैठी थी। उसके साथ अंकित भी था। रजत वहां नहीं था। प्रिया ने मुझे बैठने को कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फॉर्मेलिटी थी। उसने कुछ कागज मेरी तरफ बढ़ाए। अमन, एज यू नो, द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग, वो कॉर्पोरेट शब्द जिसका मतलब होता है हमें आपकी अब जरूरत नहीं है। और इस रीस्ट्रक्चरिंग के तहत हमने कुछ रोल्स को रिडंडेंट पाया है। अनफॉर्चुनेटली द रोल ऑफ द सीटीओ इज वन ऑफ देम। मैं सुन रहा था, लेकिन मेरे कानों में एक सन्नाटा था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रिडंडेंट? मेरा रोल रिडंडेंट? मैं जिसने इस कंपनी की टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी, मेरा रोल अब रिडंडेंट था? अंकित ने बीच में टोकते हुए कहा, अमन लुक, इट्स नथिंग पर्सनल, इट्स अ बिजनेस डिसीजन। हम कंपनी को एक नई डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और हमें लगता है कि इस नई डायरेक्शन के लिए एक अलग स्किल सेट की जरूरत है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द था, गुस्सा था और बेबसी थी। स्किल सेट? तुम्हें पता भी है नेक्सस का एन कैसे लिखा जाता है? तुम लोगों ने इस कंपनी के लिए किया क्या है सिवाय पॉलिटिक्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के? प्रिया ने मुझे शांत करने की कोशिश की। अमन प्लीज, लेट्स कीप दिस प्रोफेशनल। प्रोफेशनल? प्रोफेशनलिज्म तुम मुझे सिखाओगे? जब मैं इस कंपनी के लिए 18 घंटे काम कर रहा था, तब तुम लोग कहाँ थे?
जब रजत और मैं इस कंपनी को बनाने के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे थे, तब ये प्रोफेशनलिज्म कहाँ था? अंकित ने ठंडी आवाज में कहा, सिक्योरिटी। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजे पर आ गए। उन्होंने मुझे खड़े होने को कहा। प्रिया ने मुझे सेवरेंस पैकेज के पेपर्स दिए और कहा, आपको आपका सामान कलेक्ट करने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। आपके ऑफिस के सारे एक्सेस रिवोक कर दिए गए हैं। प्लीज कोऑपरेट। मैं खड़ा हुआ। मैं हारा हुआ महसूस कर रहा था, बेहद हारा हुआ। मैं अपने कैबिन की तरफ चला। दोनों गार्ड्स मेरे पीछे थे, जैसे मैं कोई मुजरिम हूं। मैंने अपना सामान एक कार्टन में भरना शुरू किया। कुछ किताबें, एक कॉफी मग, मेरे पेरेंट्स की एक फोटो और वो व्हाइट बोर्ड जिस पर नेक्सस का पहला डिजाइन अभी तक बना हुआ था, हल्का सा। मैं उसे देखता रहा। मेरा सामान पैक हो गया। गार्ड्स मुझे लिफ्ट तक एस्कॉर्ट करके ले गए। ऑफिस में सब लोग मुझे देख रहे थे। कुछ की आंखों में दया थी, कुछ की आंखों में डर, और कुछ, जैसे समीर, की आंखों में एक जीत की चमक थी। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और उस लिफ्ट के आईने में मैंने अपनी शक्ल देखी, एक टूटा हुआ, हारा हुआ इंसान। मैं बिल्डिंग से बाहर निकला। बारिश हो रही थी। मैं बारिश में भीगता हुआ बस चलता रहा, बिना किसी मंजिल के। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, कंपनी की 60% कमाई दिलवाने के बाद भी मुझे निकाला गया। रजत ने मुझे कॉल तक नहीं किया, एक मैसेज तक नहीं। वो इंसान जिसे मैं अपना दोस्त, अपना भाई मानता था, उसने मुझे HR और सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गया। अंधेरा था। मैंने लाइट नहीं जलाई। मैं उस अंधेरे में, उस अकेलेपन में बस बैठा रहा। मेरे अंदर एक तूफान था, गुस्से का, दुख का, बिट्रेयल का। मैं बार बार उस सवाल पर आ जाता था, ऐसा क्यों हुआ? मेरी गलती क्या थी? क्या जरूरत से ज्यादा लॉयल होना एक गलती है? क्या एक कंपनी को अपना सब कुछ दे देना एक गलती है? अगले कुछ हफ्ते और फिर महीने मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिन थे। मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता था। मैं लोगों से नहीं मिलता था। मैं बस पड़ा रहता था। मेरे दिमाग में वो सारी यादें चलती रहती थी। रजत के साथ कॉफी शॉप में हुई पहली मीटिंग, हमारा 2 BHK ऑफिस, नेक्सस को बनाने की वो रातें, फंडिंग मिलने का जश्न, सब कुछ एक फिल्म की तरह चलता रहता था। और हर फिल्म का अंत उस HR रूम में, उन सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच होता था। मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, लेकिन ये आसान नहीं था। मैं इंटरव्यू में क्या बताता? मैं ये कैसे एक्सप्लेन करता कि जिस कंपनी को मैंने बनाया उसी ने मुझे निकाल दिया? लोग मुझ पर शक करते। उन्हें लगता कि मुझ में ही कोई कमी होगी। फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट कॉर्पोरेट दुनिया में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। मैं कई इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका था। मैं अपने आप को, अपनी काबिलियत को क्वेश्चन करने लगा था। शायद अंकित सही था। शायद मैं अब रेलेवेंट नहीं था। शायद मेरा स्किल सेट पुराना हो गया था। एक दिन मैंने व्यापार लिंक की वेबसाइट खोली, आदत से मजबूर। अबाउट अ सेक्शन में लीडरशिप टीम में रजत की फोटो थी। CEO अंकित की फोटो थी। COO और CTO की जगह पर समीर की फोटो थी। समीर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। उसके नीचे लिखा था, समीर इज द ब्रेन बिहाइंड आवर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट नेक्सस। मेरा खून खौल उठा। ये सीधी सीधी चोरी थी। उन्होंने ना सिर्फ मेरी नौकरी, बल्कि मेरी आइडेंटिटी, मेरा काम, सब कुछ छीन लिया था। अब ये दुख या डिप्रेशन की बात नहीं थी। अब ये गुस्से की बात थी। एक ऐसा गुस्सा जो आपको अंदर से जला देता है। मैं उस रात सोया नहीं। मैंने एक फैसला किया। मैं इन लोगों को ये सब लेकर भागने नहीं दूंगा। मैं इन्हें बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं इनसे लड़ नहीं सकता था, लेकिन मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। मैंने अचानक एक अजीब सा सुकून महसूस किया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मेरा करियर, मेरी रेपुटेशन, सब दांव पर लग चुका था। मैंने अपने सेवरेंस पैकेज के पैसों से एक छोटा सा कंसल्टिंग बिजनेस शुरू किया, अपने घर से, वैसा ही जैसे सालों पहले रजत के साथ शुरू किया था। लेकिन इस बार मैं अकेला था। मैंने उन्हीं स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करना शुरू किया जो व्यापार लिंक को केटर करते थे। मैं उन्हें बेहतर सर्विस, बेहतर टेक्नोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऑनेस्ट पार्टनरशिप ऑफर कर रहा था। मेरा काम चल पड़ा धीरे धीरे, क्योंकि मैं मार्केट को, उनकी प्रॉब्लम्स को व्यापार लिंक से बेहतर जानता था। आखिरकार उस मार्केट को समझने वाला सिस्टम मैंने ही तो बनाया था। मेरे कुछ पुराने क्लाइंट्स जो व्यापार लिंक में मेरी इज्जत करते थे, वो मेरे साथ जुड़ गए। वो व्यापार लिंक की बदलती हुई सर्विस क्वालिटी से परेशान थे। उनका कहना था कि जब से मैंने कंपनी छोड़ी है, नेक्सस में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। नए अपडेट्स बग्स से भरे होते थे। कस्टमर सपोर्ट बेकार हो गया था। यह सुनकर मुझे एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिलती थी। मैं जानता था ऐसा क्यों हो रहा है। समीर एक अच्छा कोडर हो सकता है, लेकिन वो एक आर्किटेक्ट नहीं था। वो नेक्सस को मेंटेन कर सकता था, लेकिन उसे इवॉल्व नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने उसे बनाया नहीं था। वो उसकी रूह को नहीं जानता था। वो बस उसके जिस्म पर नए कपड़े पहना रहा था। 1 साल बीत गया। मेरा छोटा सा कंसल्टिंग बिजनेस अब ठीक ठाक चल रहा था। मैं फाइनेंशियली स्टेबल था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं मेंटली शांत था।
मैंने अपने आप को फिर से ढूंढ लिया था। मैंने साबित कर दिया था कि मैं रिडंडेंट नहीं हूं। और फिर एक दिन अचानक रजत का कॉल आया, 1 साल बाद। मैं उसका मंजर देखते ही अजीब सा हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। गुस्से और पुरानी यादों का एक सैलाब सा आ गया। मैंने फोन नहीं उठाया। उसने फिर कॉल किया। मैंने फिर नहीं उठाया। फिर उसका मैसेज आया, अमन प्लीज, वी नीड टू टॉक, इट्स अर्जेंट। उसके अर्जेंट शब्द ने मुझे ट्रिगर किया। मैं उसे जवाब देना चाहता था। मैंने मैसेज किया, आई हैव नथिंग टू टॉक टू यू अबाउट। उसका तुरंत रिप्लाई आया, प्लीज अमन, एक बार मिल ले, फॉर ओल्ड टाइम सेक। फॉर ओल्ड टाइम सेक। ये लाइन कितनी खोखली लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा क्यूरियस था। मैं जानना चाहता था कि वो अब क्या चाहता है। मैंने उसे अगले दिन एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए हाँ कह दी। वही कॉफी शॉप जहां हम पहली बार मिले थे। मैं वहां टाइम पर पहुंच गया। वो 15 मिनट लेट आया। वो रजत जो हमेशा वक्त का पाबंद था, वो बदल गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो मैगजीन कवर्स पर दिखता था। वो थका हुआ, हारा हुआ लग रहा था। वो मेरे सामने बैठा। कुछ देर खामोशी रही। फिर उसने कहना शुरू किया, अमन, आई एम सॉरी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस उसे देखता रहा। उसने जारी रखा, मुझे पता है ये कहना बहुत आसान है और शायद इसका कोई मतलब भी नहीं है अब, लेकिन मैं सच में आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं एक बुरा दोस्त और एक बुरा बिजनेस पार्टनर साबित हुआ। बिजनेस पार्टनर? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। मैं तो बस एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय था, राइट? वो नजर नहीं मिला पाया। मुझे माफ कर दे अमन, मैं अंकित की बातों में आ गया था। मैं प्रेशर में था, इन्वेस्टर्स, बोर्ड, सब कुछ। मैं कमजोर पड़ गया था। कमजोर? मैंने कहा, तुम कमजोर नहीं रजत, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे यूज किया। जब तक मेरी जरूरत थी मैं भाई था, जब जरूरत खत्म हो गई तो रिडंडेंट हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। असली थे या नकली मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं, उसने कहा, और मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूं। कैसे? टाइम मशीन बनाकर? वापस जाकर सब ठीक करोगे? नहीं, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कंपनी वापस ज्वाइन कर लो। यह सुनकर मुझे जोर से हंसी आई। कॉफी शॉप में सब लोग मुझे देखने लगे। वापस ज्वाइन कर लो? क्यों? ताकि तुम लोग मुझे फिर से निकाल सको जब तुम्हारा मतलब पूरा हो जाए। नहीं अमन प्लीज, इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम सीटीओ नहीं, तुम चीफ इनोवेशन ऑफिसर बनोगे और मैं तुम्हें को फाउंडर का स्टेटस और कंपनी में सब्सटैंशियल इक्विटी देने के लिए तैयार हूं। अब मुझे समझ में आया, ये माफी, ये आंसू, ये सब एक नाटक था। उन्हें मेरी जरूरत थी फिर से। मैंने पूछा, अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? सब ठीक तो है ना व्यापार लिंक में? सुना है समीर, द ब्रेन बिहाइंड नेक्सस, बहुत अच्छा काम कर रहा है। रजत ने एक गहरी सांस ली। सब बर्बाद हो गया है अमन। नेक्सस टूट रहा है। हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स हमें छोड़कर जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रोडक्ट अब रिलायबल नहीं रहा। हमारा रेवेन्यू पिछले 2 क्वार्टर्स में 40% गिर गया है। इन्वेस्टर्स हमें फायर करने की धमकी दे रहे हैं। समीर, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसने रिजाइन कर दिया है। अंकित, बोर्ड ने उसे निकाल दिया है। मैं अकेला रह गया हूं अमन, और ये कंपनी डूब रही है। सिर्फ तुम इसे बचा सकते हो। तो ये थी असलियत। ये माफी मेरे लिए नहीं, ये उसकी अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए थी। उसको अमन की नहीं, नेक्सस के क्रिएटर की जरूरत थी। मैं कुछ देर चुप रहा। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। वो इंसान जो कभी मेरा हीरो था, आज मेरे सामने एक भिखारी की तरह बैठा था। मेरे दिमाग में एक प्लान बनने लगा, एक अजीब सा अंधेरा प्लान। मैंने एक ठंडी कैलकुलेटेड आवाज में कहा, ठीक है। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। ठीक है, तुम मान गए? हाँ, मैंने कहा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कुछ भी अमन, तुम जो कहोगे मैं मानूंगा। पहली शर्त, मुझे कंपनी में 50% इक्विटी चाहिए, नॉन डाइल्यूटेबल। मैं को फाउंडर और को चेयरमैन बनूंगा। सारे टेक्निकल और प्रोडक्ट डिसीजंस फाइनल मैं लूंगा। तुम सिर्फ बिजनेस ऑपरेशंस देखोगे। उसने एक पल के लिए सोचा। 50% मतलब कंपनी पर बराबर का हक, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, मंजूर है। मैंने कहा, दूसरी शर्त, तुम कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के सामने एक टाउन हॉल में मुझसे माफी मांगोगे। तुम सबको बताओगे कि नेक्सस का आइडिया किसका था और तुमने मेरे साथ क्या गलत किया। ये उसके लिए सबसे मुश्किल था। उसका ईगो, उसकी पब्लिक इमेज, सब दांव पर थी। मैं उसके चेहरे पर वो स्ट्रगल देख सकता था, लेकिन कंपनी बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने हाँ में सर हिला दिया, मंजूर है। और तीसरी और आखिरी शर्त, मैंने कहा। मेरी आवाज अब बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई थी।
तुम अंकित को वापस हायर करोगे, उसी पोस्ट पर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सुनकर रजत चौंक गया। अंकित? पर बोर्ड ने उसे निकाला था और उसने ही तो ये सब। वही मेरी शर्त है, अंकित को वापस लाना होगा और उसे मेरे अंडर रिपोर्ट करना होगा। टेक इट और लीव इट। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को वापस क्यों लाना चाहता हूं, लेकिन वो इतना डेस्परेट था कि उसने इसके लिए भी हां कह दी। हमने हाथ मिलाया। उसके हाथ ठंडे थे। उसके चेहरे पर एक रिलीफ था कि उसने कंपनी को बचा लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसने अभी अभी अपनी कंपनी के बर्बादी के डेथ वारंट पर साइन किए थे। मैंने व्यापार लिंक दोबारा ज्वाइन किया, एक ग्रैंड वेलकम के साथ। टाउन हॉल में रजत ने सबके सामने मुझसे माफी मांगी। उसने अपनी गलती कबूल की। लोगों ने तालियां बजाई। उन्हें लगा कि ये एक हैप्पी एंडिंग है, एक हीरो की घर वापसी। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो शुरुआत थी। मैंने काम संभाला। मैंने नेक्सस को स्टेबलाइज किया, अपनी पुरानी टीम के कुछ लॉयल लोगों को वापस बुलाया। हमने दिन रात काम करके प्रोडक्ट को फिर से अच्छा बना दिया। क्लाइंट्स वापस आने लगे, रेवेन्यू फिर से ट्रैक पर आ गया। रजत खुश था, बोर्ड खुश था। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन पर्दे के पीछे मैं अपना असली काम कर रहा था। मैंने अंकित को यूज करना शुरू किया। अंकित एक सांप था और मैं जानता था कि सांप को कैसे हैंडल करना है। मैंने उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगाया जिनका फेल होना तय था। मैंने उससे ऐसी अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दी जो कभी मीट नहीं की जा सकती थी, और जब वो फेल होता तो मैं उसकी फेलियर को बोर्ड के सामने डेटा और चार्ट्स के साथ प्रेजेंट करता। मैंने उसे धीरे धीरे सिस्टमैटिकली इनकॉम्पिटेंट साबित कर दिया, उसकी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। साथ ही मैंने कंपनी के अंदर एक नया सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो नेक्सस से भी बेहतर था, बेहतर टेक्नोलॉजी पर बना था। यह काम मैं कंपनी के रिसोर्सेज पर, कंपनी के टाइम पर, लेकिन कंपनी से छुपाकर कर रहा था। इसमें सिर्फ मेरे कुछ विश्वास पात्र लोग शामिल थे। 2 साल लगे मुझे। इन 2 साल में व्यापार लिंक ने नई बुलंदियों को छुआ। हमारा वैल्यूएशन डबल हो गया। रजत अब फिर से मैगजीन्स के कवर पर था और हर इंटरव्यू में वो मेरा नाम लेता था। वो कहता था कि अमन सिर्फ हमारा को फाउंडर नहीं, हमारी आत्मा है। वो सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो भूल गया था कि धोखा जब दिल पर लगता है तो वो नसूर बन जाता है। जिस दिन हमारा नया प्लेटफॉर्म पूरी तरह तैयार हो गया, उस दिन मैंने बोर्ड मीटिंग बुलाई। रजत, मैं और बाकी बोर्ड मेंबर्स। मीटिंग रूम में एक जश्न का माहौल था। हमने एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर क्लोज किया था। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। मैंने पिछली 2 साल की प्रोग्रेस दिखाई। सबने तालियां बजाई। फिर मैंने कहा, अब मैं आप लोगों को व्यापार लिंक का फ्यूचर दिखाना चाहता हूं। और मैंने अपने नए प्लेटफॉर्म का डेमो दिया। सबके होश उड़ गए। वो नेक्सस से 10 गुना बेहतर था, 10 गुना पावरफुल। रजत की आंखों में चमक थी। वो उठकर मुझे गले लगाने ही वाला था, तब मैंने अगला स्लाइड दिखाया। स्लाइड पर लिखा था, प्रोजेक्ट फीनिक्स, अ न्यू कंपनी बाय अमन। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। रजत का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है अमन? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। ये मेरी नई कंपनी है। ये प्लेटफॉर्म व्यापार लिंक का नहीं, मेरा है। इसकी हर एक लाइन ऑफ कोड, इसकी पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी है। एक बोर्ड मेंबर ने चीख कर कहा, व्हाट द हेल इज दिस? यू यूज्ड आवर रिसोर्सेज टू बिल्ड दिस। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज फ्रॉड। मैंने मुस्कुराकर कहा, फ्रॉड? आप अपना को फाउंडर अग्रीमेंट चेक कर लीजिए। उस अग्रीमेंट में जो रजत ने साइन किया था, एक क्लॉज है, क्लॉज 17B, जिसमें साफ लिखा है कि चीफ इनोवेशन ऑफिसर के तौर पर मैं कंपनी से बाहर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता हूं और उन प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप मेरी ही होगी। ये क्लॉज मैंने खुद डाला था और तुम्हारे डेस्परेट CEO ने बिना पढ़े इस पर साइन कर दिया था। रजत जमीन पर बैठ गया। उसे समझ में आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। मैंने अपनी बात पूरी की। और हाँ, एक और खबर, पिछले 6 महीने में व्यापार लिंक के टॉप 20 क्लाइंट्स जो कंपनी का 70% रेवेन्यू लाते हैं, उन सब ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने का फैसला किया है। वो सब प्रोजेक्ट फीनिक्स पर माइग्रेट कर रहे हैं। उनके साथ मैंने पिछले साल ही डील फाइनल कर ली थी। अब ये सिर्फ सन्नाटा नहीं था, ये मातम था। व्यापार लिंक एक दिन में खोखला हो चुका था। उसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट अब ऑब्सोलीट होता। उसके सबसे बड़े क्लाइंट्स जा चुके थे। उसका स्टॉक अगले दिन क्रैश होने वाला था। मैंने खड़े होकर अपना ब्रीफ केस उठाया। जाते जाते मैं रजत के पास रुका। वो जमीन पर बैठा बस दीवार को घूर रहा था। मैंने झुककर उसके कान में धीरे से कहा, रिस्ट्रक्चरिंग रजत,
Sometimes you have to make rules redundant. It's not personal. It's just business. मैं उस रूम से बाहर निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोग कहते हैं बदला एक ऐसी डिश है जिसे ठंडा करके खाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि बदला लेने के बाद पेट तो भर जाता है, लेकिन दिल हमेशा के लिए खाली हो जाता है। मैंने व्यापार लिंक को बर्बाद कर दिया। मैंने रजत को तोड़ दिया। मैंने आईने में देखा और मुझे वहां पर अमन नहीं बल्कि अंकित और रजत का एक अजीब सा अंधेरा सा मिलन दिखा। उन्होंने मुझे सिर्फ निकाला नहीं था, उन्होंने मुझे अपने जैसा बना दिया था। और शायद यही सबसे बड़ा धोखा था जो उन्होंने मेरे साथ नहीं बल्कि मैंने अपने आप के साथ किया था। उनकी माफ़ी एक धोखा था और मेरी वापसी उससे भी बड़ा धोखा। और इस कहानी में आखिर में कोई नहीं जीता, हम सब हार गए।